स्वागत है आप सभी का उत्कर्ष की क्लासेस में। और मैं प्रसून दुबे आप सबके सामने लेके आया हूँ मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान। मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान को हम पढ़ने वाले हैं आज से रेगुलर क्लासेस के दौरान। और मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान में जो आपका अगला टॉपिक है, उस टॉपिक का नाम मैं आपके सामने लिख रहा हूँ। उस टॉपिक का नाम है मध्य प्रदेश में खेल परिदृश्य। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और इससे प्रतियोगी परीक्षाओं में ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न बनने की संभावना रहती है। तो हम एक एक प्रश्न की ओर चर्चा करेंगे, एक एक छोटी से छोटी चीज़ के बारे में हम जानेंगे कि कहाँ से किस तरह से प्रश्न बन सकता है, और प्रश्नों के साथ भी मैं आपको अध्ययन कराऊंगा। तो सभी लोग बने रहें और सभी लोग क्लास को पूरी शालीनता के साथ देखें। अपने पास कॉपी और पेन लेकर सभी लोग बैठें। ध्यान देते हैं। अपन सबसे पहले हम बात करेंगे कि हम सबसे पहले इस टॉपिक में क्या पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे मध्य प्रदेश के प्रमुख स्टेडियम। मध्य प्रदेश के प्रमुख स्टेडियम की चर्चा हमें करनी है। कौन कौन से स्टेडियम मध्य प्रदेश में हैं, तो इनको हम मैप के माध्यम से अगर समझें तो हमारे लिए ज़्यादा बेनिफिट होगा। मैप के माध्यम से न समझना एकदम आसान हो जाएगा हमारे लिए, और चीज़ें एकदम आसान हो जाएगी, कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं होगा। तो हम अगर वैसे देखें कि मध्य प्रदेश में कितने स्थानों पर स्टेडियम है, जगह के रूप में अगर देखें तो मध्य प्रदेश में 5 जगह पर स्टेडियम बनाए गए। कितनी जगहों पर बनाए गए हैं मित्रों? 5 जगह पर स्टेडियम बनाए गए। अब कौन कौन सी 5 जगह हैं, इन्हें हम मैप के माध्यम से डीपली थोड़ा सा समझते हैं। देखिए, जैसा कि आपको दिख रहा होगा कि ये हमारे मध्य प्रदेश का मैप है। इस मध्य प्रदेश के मैप में आप देखेंगे, यहाँ पे एक जगह आएगी, ये पॉइंट आपको दिख रहा होगा। इस जगह का नाम होगा इंदौर। इस जगह का नाम होगा इंदौर। इंदौर के बाद आप देखेंगे यहाँ एक जगह आएगी, इसका नाम होगा आपका भोपाल। इंदौर, भोपाल। उसके बाद आप यहाँ पे आएंगे तो आपको एक जगह मिलेगी, जिस जगह का नाम होगा ग्वालियर। क्या नाम होगा दोस्तों? ग्वालियर जगह का नाम। उसके बाद हम कुछ इस जगह पे आएंगे तो इस जगह पे जो नाम होगा वो होगा जबलपुर। और हम जो इस जगह पे आएंगे पूर्व की ओर, तो यहाँ पे एक जगह होगी जिसका नाम होगा रीवा। यानी कि मैंने मध्य प्रदेश के प्रमुख रूप से 5 संभाग आपके सामने पॉइंट आउट कर दिए। आप देख सकते हैं, पहले संभाग का नाम ये इंदौर है, दूसरा संभाग भोपाल है, तीसरा संभाग ग्वालियर है, चौथा संभाग जबलपुर है और 5वां संभाग रीवा है। मध्य प्रदेश में इन 5 जगह पर ही स्टेडियम बनाए गए। इन 5 जगह पर ही स्टेडियम बनाए गए हैं और कोई 6वीं जगह नहीं है जहां पर कोई स्टेडियम बनाया गया है। तो देखते हैं हम, ये मैप के माध्यम से आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। अब हम एक एक से समझते हैं इसको, एक एक से हम इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले जो जगह है हमारी, वो जगह है हमारी इंदौर। कौन सी जगह है? इस जगह का नाम है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, कौन सा? इंदौर। अब इस जगह में कितने स्टेडियम हैं? तो इंदौर में प्रमुख रूप से 3 स्टेडियम। कितने स्टेडियम हैं? आपसे प्रश्न पूछ लिया जाएगा कि इंदौर में प्रमुख रूप से कितने स्टेडियम हैं, तो इंदौर में प्रमुख रूप से 3 स्टेडियम बनाए गए। सबसे पहले स्टेडियम का हम यहाँ नाम देखेंगे तो यहाँ आने वाला सबसे पहला स्टेडियम होगा जिसका नाम होगा अभय खेल प्रसाद। अभी इनके बारे में विस्तार से भी हम चर्चा करेंगे थोड़ी देर में। अभी केवल मैं आपको नाम याद करा। पहले स्टेडियम का नाम होगा अभय खेल प्रसाद। प्रश्न कैसे आता है? प्रश्न आएगा, अभय खेल प्रसाद कहां पर स्थित है, या अभय खेल प्रसाद कहां पर मौजूद है। तो ध्यान देंगे सभी लोग, अभय खेल प्रसाद आपका इंदौर में। दूसरे स्टेडियम का नाम होता है यहाँ पे इंदौर में, इसका नाम होता है होलकर स्टेडियम। क्या नाम होता है? होलकर स्टेडियम। दूसरा प्रश्न आपसे बनेगा कि होलकर स्टेडियम कहाँ है, तो होलकर स्टेडियम भी आपका इंदौर में बना है। तीसरा स्टेडियम यहाँ आएगा आपका, इसका नाम होगा नेहरू स्टेडियम। कौन सा स्टेडियम? नेहरू स्टेडियम। आप बिल्कुल चिंता मत करें, अभी आप केवल नाम देखें, इसके बाद इसके बारे में एक एक से डिटेल चर्चा हम करने वाले हैं, बिल्कुल भी परेशान ना हो। तो इंदौर में हमने कितने स्टेडियम देखे? सर, इंदौर में हमने 3 स्टेडियम देखे। अब इन तीनों के बारे में अपन जानकारी ले लेते हैं। तो सबसे पहले तो मैं जगह का नाम लिख देता हूँ। जगह का नाम हुआ आपका इंदौर। और सर, इंदौर में कितने स्टेडियम हैं? तो इंदौर में सर 3 स्टेडियम हैं। तीनों के नाम मैं लिख देता हूँ क्रम से। तो सर, पहले स्टेडियम का नाम है अभय खेल प्रसाद। अभय खेल प्रसाद की सर विशेषता क्या है? तो अभय खेल जो प्रसाद है, इसकी प्रमुख विशेषता है
कि ये मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा इंडोर स्टेडियम है। सबसे बड़ा इंडोर स्टेडियम मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा इंडोर स्टेडियम आपका कौन सा है? तो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा इंडोर स्टेडियम है आपका अभय खेल प्रसाद। दूसरा स्टेडियम हम देखते हैं इंदौर में। दूसरे स्टेडियम का नाम होता है सर होलकर स्टेडियम। क्या नाम होता है? होलकर स्टेडियम। अब जो होलकर स्टेडियम है सर, इसकी विशेषता क्या है? तो होलकर स्टेडियम की विशेषता है सर ये दूधिया रोशनी युक्त स्टेडियम। कौन सा स्टेडियम है? ये दूधिया रोशनी युक्त स्टेडियम। दूधिया रोशनी युक्त स्टेडियम। देखिए मतलब आपसे प्रश्न पूछ ले, अगर आपसे प्रश्न इस प्रकार से पूछ ले कि मध्य प्रदेश में कितने स्टेडियम दूधिया रोशनी युक्त हैं, तो आप उत्तर करेंगे सर 2 स्टेडियम दूधिया रोशनी युक्त हैं। पहले स्टेडियम का नाम होगा आपका, पहला स्टेडियम कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम जो कि ग्वालियर में मौजूद है, और दूसरा स्टेडियम है आपका होलकर स्टेडियम जो कि दूधिया रोशनी युक्त। कहने का मतलब है डे नाइट मैच जहां खेले जा सकते हैं। उसके बाद तीसरा स्टेडियम आपका जो आएगा, तीसरे स्टेडियम का नाम होगा, तीसरा स्टेडियम होगा आपका नेहरू स्टेडियम। नेहरू स्टेडियम। अब सर अगर आपसे पूछे कि नेहरू स्टेडियम की क्या विशेषता होगी, तो नेहरू स्टेडियम की विशेषता होगी कि सर ये जो स्टेडियम है आपका, यहाँ सर्वाधिक अंतरराष्ट्रीय मैच खेले गए। सर्वाधिक अंतरराष्ट्रीय मैच अगर पूछ ले मध्य प्रदेश के किस स्टेडियम में सर्वाधिक अंतरराष्ट्रीय मैच खेले गए हैं, तो आप सभी को पता होना चाहिए कि मध्य प्रदेश के नेहरू स्टेडियम में सर्वाधिक अंतरराष्ट्रीय मैच खेले गए। मध्य प्रदेश के स्टेडियम में सर्वाधिक अंतरराष्ट्रीय मैच खेले गए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ से एक प्रश्न और बनेगा, सर सर्वाधिक अंतरराष्ट्रीय मैच खेले गए हैं, पहला मैच कब खेला गया था? तो नोट करेंगे सर यहाँ पहला मैच कब खेला गया था? तो पहला मैच खेला गया था यहाँ 1 दिसंबर 1993 को खेला गया था। और किस किस के मध्य खेला गया था? तो ये खेला गया था भारत और वेस्ट इंडीज के मध्य। भारत और वेस्ट इंडीज के मध्य ये मैच खेला गया था। ठीक है दोस्तों, तो अभी मैंने आपको केवल और केवल इंदौर के स्टेडियम की चर्चा हमने की है। देखेंगे आप ध्यान से। सबसे पहले इंदौर में कितने स्टेडियम हुए? 3 स्टेडियम हुए। पहले स्टेडियम का नाम है अभय खेल प्रसाद जो सबसे बड़ा इंडोर स्टेडियम है। दूसरे स्टेडियम का नाम है होलकर स्टेडियम जो दूधिया रोशनी युक्त यानी कि डे नाइट मैच यहाँ खेले जा सकते हैं। तीसरे स्टेडियम का नाम है नेहरू स्टेडियम, यहाँ सर्वाधिक अंतरराष्ट्रीय मैच खेले गए हैं। और पहला अंतरराष्ट्रीय मैच आपका भारत और वेस्ट इंडीज के मध्य 1 दिसंबर 1993 को खेला गया था। तो इन 3 स्टेडियम के बारे में हमने डिटेल से चर्चा की है। आप इसको एक बार देख लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। जल्दी से आप इसका देख लीजिए एक बार, फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखिए अब आगे बढ़ते हैं हम। तो अभी हमने देखिए कहाँ के स्टेडियम देखे, तो हमने अभी तक इंदौर के स्टेडियम देखे। तो इंदौर में प्रमुख रूप से एक जगह हमने कवर कर ली इंदौर, और इंदौर में कितने स्टेडियम हमें मिले? तो 3 स्टेडियम हमने इंदौर में पढ़े। इसके बाद हम चलते हैं आगे, और आगे आपसे देखेंगे कि सर अगला स्टेडियम कहाँ पर बनाया गया है। तो देखिए अगले स्टेडियम की जब हम चर्चा करेंगे तो आप देखेंगे ध्यान से, ये जो जगह है, ये जगह, इस जगह का नाम है भोपाल। मध्य प्रदेश की राजधानी है ये भोपाल। सर प्रश्न पूछे कि भोपाल में कितने स्टेडियम हैं, आपसे पूछे भोपाल में कितने स्टेडियम हैं, तो आप बता सकते हैं भोपाल में 2 स्टेडियम। अब कौन कौन से हैं तो चर्चा करते हैं। पहले स्टेडियम का नाम है ऐशबाग स्टेडियम। ऐशबाग स्टेडियम। सर इसके दूसरे स्टेडियम का नाम क्या है? नाम है तात्या टोपे स्टेडियम। तो भोपाल में, हमारे प्रदेश की राजधानी भोपाल में कितने स्टेडियम हैं? तो सर 2 स्टेडियम हैं। पहले स्टेडियम का नाम क्या है? तो पहले स्टेडियम का उत्तर देंगे हम सर ऐशबाग स्टेडियम, और दूसरे स्टेडियम का नाम क्या है? तात्या टोपे स्टेडियम। अब इनके बारे में थोड़ी सी डिटेल से चर्चा करते हैं। तो जगह का नाम हुआ हमारा भोपाल। सर भोपाल में कौन कौन से स्टेडियम हैं? तो भोपाल में सर 2 स्टेडियम हैं। दोनों के नाम मैं यहाँ लिख देता हूँ। पहले स्टेडियम का नाम है ऐशबाग स्टेडियम। क्या नाम है? ऐशबाग स्टेडियम। इसकी क्या खासियत है सर, क्या विशेषता है इस स्टेडियम की?
तो आप उत्तर करेंगे सर ये जो स्टेडियम है ये कृत्रिम घास युक्त या जिसे कहा जाता है एस्ट्रोटर्फ स्टेडियम। यहाँ कैसी घास है तो सर कृत्रिम घास वाला स्टेडियम है ऐशबाग स्टेडियम। दूसरे स्टेडियम का नाम हम देंगे, दूसरा स्टेडियम जिसका नाम है तात्या टोपे स्टेडियम। तात्या टोपे स्टेडियम। सर तात्या टोपे स्टेडियम की क्या विशेषता है तो आप नोट करेंगे कि तात्या टोपे स्टेडियम की विशेषता में है सर यहाँ पे मध्य प्रदेश खेल संग्रहालय बनाया गया है। मध्य प्रदेश का खेल संग्रहालय इसी स्टेडियम में बनाया गया है। मध्य प्रदेश का खेल संग्रहालय आपका इसी स्टेडियम में बनाया गया है, ठीक है ना। मध्य प्रदेश का खेल संग्रहालय तात्या टोपे स्टेडियम में बनाया गया है। एक छोटा सा स्टेडियम और यहाँ है तो आप यहीं से नोट कर सकते हैं इसको। स्टेडियम का नाम है आपका, कभी कभी पूछ लेता है बाबे अली स्टेडियम कहाँ, कभी कभी पूछ लेता है बाबे अली स्टेडियम कहाँ पर है तो आप लिख देना सर बाबे अली स्टेडियम भी आपका भोपाल में स्थित है। कहाँ स्थित है? भोपाल। तो सर भोपाल में 3 स्टेडियम हो गए। पहले स्टेडियम का नाम है ऐशबाग स्टेडियम, ये एस्ट्रोटर्फ या कृत्रिम घास युक्त स्टेडियम है। दूसरा स्टेडियम है तात्या टोपे स्टेडियम, ये यहाँ मध्य प्रदेश का खेल संग्रहालय बनाया गया है। कुछ इस तरह से आएगा मध्य प्रदेश के किस स्थान पर खेल संग्रहालय बनाया गया है तो आप उत्तर करेंगे तात्या टोपे स्टेडियम में आपका बनाया गया है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं और आगे चीजों को देखते हैं। एक बार आप इसको देख सकते हैं तो 2 जगह के हम स्टेडियम को कवर कर चुके हैं, ठीक है ना। इसके बाद हम चलेंगे ग्वालियर। तो अगला स्टेडियम देख लेते हैं हम। अगले स्टेडियम की चर्चा करते हैं हम ग्वालियर। देखिए ये है आपका एक संभाग जिसका नाम है ग्वालियर। इस संभाग का नाम है आपका, इस संभाग का नाम लिख देता हूँ ग्वालियर। सर ग्वालियर में केवल एक ही स्टेडियम है। ग्वालियर में केवल एक ही स्टेडियम है। इस स्टेडियम का नाम क्या है तो नोट करेंगे, इसका नाम है कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम। अब यहाँ से प्रश्न महत्वपूर्ण क्या बनता है वो आप देखेंगे। कई एग्जाम्स में 50 बार ये क्वेश्चन टपक चुका है तो ध्यान देंगे। सबसे पहले तो ये पूछेगा कि ये स्टेडियम किस चीज का है, ये स्टेडियम किस चीज का है तो आपको पता होना चाहिए कि सर ये जो स्टेडियम है ये क्रिकेट का स्टेडियम। सर यहाँ से ये क्वेश्चन बनने का कारण क्या है, यहाँ से ये क्वेश्चन बनने का कारण क्या है तो इस क्वेश्चन को बनने का यहाँ का एक ही कारण है सिंपल सा, क्योंकि सब कैप्टन रूप सिंह जो थे वो हॉकी के खिलाड़ी थे। कैप्टन रूप सिंह जो थे वो हॉकी के खिलाड़ी थे और मेजर ध्यानचंद जिन्हें हॉकी का जादूगर कहा जाता है उनके छोटे भाई थे कैप्टन रूप सिंह। ये आपके हॉकी के खिलाड़ी थे लेकिन स्टेडियम बना है क्रिकेट का। और ये वही स्टेडियम है जहां वनडे में सबसे पहले 200 रन बनाए गए थे सचिन तेंदुलकर के द्वारा सन 2010 में। ये वही स्टेडियम है जहां सबसे पहले क्रिकेट के इतिहास में सबसे पहले 200 रन बनाए गए थे और वो भी क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर के द्वारा। आगे बढ़ते हैं तो ग्वालियर में केवल एक ही स्टेडियम है। दोबारा से मैं नाम लिख देता हूँ कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम। प्रश्न पूछेगा कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम कहाँ स्थित है तो उत्तर क्या करेंगे तो सभी को पता है तो उत्तर करेंगे हम सर ग्वालियर। कहाँ पे है? ग्वालियर। पूछेगा कैप्टन रूप सिंह जो है वो किसके खिलाड़ी थे तो ध्यान रखेंगे वो हॉकी के खिलाड़ी थे। लेकिन स्टेडियम किसके लिए बनाया गया है तो स्टेडियम क्रिकेट के लिए बनाया गया। ये पहला वही स्टेडियम है जहां सबसे पहले आपका 200 रन लगाए गए थे। आगे बढ़ते हैं और अगले स्टेडियम्स की चर्चा करते हैं। आगे देखते हैं हम, यहाँ पे एक जगह है, एक संभाग है जिसका नाम है जबलपुर। क्या नाम है? जबलपुर। जबलपुर में सब कितने स्टेडियम हैं तो सभी को पता होना चाहिए कि सर जबलपुर में आपके 2 स्टेडियम आएंगे। जबलपुर में आपके 2 स्टेडियम आएंगे। एक स्टेडियम का नाम होगा आपका पंडित रविशंकर शुक्ल स्टेडियम। पंडित रविशंकर शुक्ल स्टेडियम। दूसरे स्टेडियम का नाम होगा सर, दूसरे स्टेडियम का नाम होगा रानीताल खेल परिसर। तो 2 स्टेडियम आपके जबलपुर में हो जाएंगे। पहला स्टेडियम पंडित रविशंकर शुक्ल स्टेडियम और दूसरा रानीताल खेल परिसर। ये कहाँ है? ये दोनों आपके जबलपुर में मौजूद है। कहाँ मौजूद है दोस्तों? तो ये सभी को पता होना चाहिए सर ये दोनों जबलपुर में मौजूद है। तो एक बार इनको लिख देते हैं अलग से ताकि याद हो जाए। देखिए आप बिल्कुल निष्फिक्र रहें, बस आप मेरे साथ क्लास को देखते जाएं और जहां मैं रिपीट कर रहा हूं बातों को आप रिपीट करते जाएं। आपको क्लास में याद हो जाएगा, आपको अलग से मेहनत नहीं करनी पड़ेगी।
तो देखिए हम पढ़ रहे हैं क्या, जबलपुर। सर जबलपुर में कितने स्टेडियम हमने बताया आपको, तो जबलपुर में सर हमने 2 स्टेडियम आपको बताए। पहले स्टेडियम का नाम हमने क्या बताया, तो पहले स्टेडियम का नाम हमने बताया पंडित रविशंकर शुक्ल। अब रविशंकर शुक्ल कौन थे, तो सभी को पता होगा, ज्ञात होगा कि मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री ही कौन थे, पंडित रविशंकर शुक्ल स्टेडियम। और दूसरा स्टेडियम है रानीताल खेल परिसर। दूसरे स्टेडियम का नाम है रानीताल खेल परिसर, रानीताल खेल परिसर। अब हम 4 जगह के स्टेडियम कवर कर चुके हैं, केवल एक ही जगह स्टेडियम बचा है, तो हम देखेंगे ध्यान से। अब हम इसी स्लाइड में समझ लेते हैं क्योंकि बिल्कुल आसान है। देखिए यहाँ एक जगह है, यहाँ एक जगह, एक संभाग है जिसका नाम है रीवा। कौन सा संभाग, यहाँ संभाग का नाम है रीवा। अब रीवा संभाग में भी एक स्टेडियम है। कितना स्टेडियम है, एक ही स्टेडियम है जिसका नाम है ठाकुर रणमत सिंह स्टेडियम, ठाकुर रणमत सिंह स्टेडियम। अब ठाकुर रणमत सिंह स्टेडियम, डायरेक्ट प्रश्न आपसे पूछेगा कि बताइए ठाकुर रणमत सिंह स्टेडियम मध्य प्रदेश में कहाँ स्थित है, तो सभी को पता होना चाहिए सर रीवा में स्थित है। तो ये हमने सारे स्टेडियम कवर यहाँ से कर लिए, जितने भी स्टेडियम है हमने सारे स्टेडियम यहाँ से कवर कर लिए। तो अगर प्रश्न पूछ ले कि मध्य प्रदेश के कितने संभागों में स्टेडियम है, तो 5 संभागों में। कितने संभागों में, 5। देखिए एक बार रिवाइज करा देता हूँ, जल्दी जल्दी मेरे साथ रिवाइज कीजिए। सबसे पहले आएगा इंदौर। तो प्रश्न पूछेगा कि इंदौर में कितने स्टेडियम है, तो सभी को पता होना चाहिए इंदौर में 3 स्टेडियम है। पहले का नाम क्या है, अभय खेल प्रसाद। सर दूसरे स्टेडियम का नाम क्या है, तो होलकर स्टेडियम। इसी का नाम क्या है, पूसा राज्य स्टेडियम। क्या नाम है, पूसा राज्य स्टेडियम। तीसरा स्टेडियम होगा नेहरू स्टेडियम। प्रश्न पूछेगा सबसे ज्यादा अंतरराष्ट्रीय मैच किस स्टेडियम में खेले गए, उत्तर करेंगे हम नेहरू स्टेडियम। दूसरा जो है भोपाल में सब कितने स्टेडियम है, तो प्रमुखता से 2 और पूरे देख लिए जाए तो 3 स्टेडियम। पहले स्टेडियम का नाम क्या है, तो पहले स्टेडियम का नाम होगा ऐशबाग स्टेडियम। एस्ट्रोटर्फ घास युक्त स्टेडियम कौन है, आपका ऐशबाग स्टेडियम। दूसरे स्टेडियम का नाम है तात्या टोपे स्टेडियम। तीसरे स्टेडियम का नाम है बावे अली स्टेडियम। उसके बाद हम देखते हैं, उसके बाद चलते हैं ग्वालियर। और ग्वालियर में केवल एक ही स्टेडियम है और मोस्ट इंपोर्टेंट स्टेडियम है, बार पेपर में पूछा गया है, छपता ही है किसी न किसी पेपर में, कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम। तो प्रश्न आएगा कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम कहाँ है, तो हम उत्तर करेंगे ग्वालियर। तो ये आशा करते हैं याद होगा, क्योंकि मैं बार इनको बोल रहा हूँ। उसके बाद आएंगे हम जबलपुर। तो सर जबलपुर में कितने स्टेडियम है, तो जबलपुर में सभी को पता होंगे, जबलपुर में 2 स्टेडियम है। पहले स्टेडियम का नाम है पंडित रविशंकर शुक्ल स्टेडियम। दूसरे स्टेडियम का नाम है आपका रानीताल खेल परिसर। और आखिरी स्टेडियम बचता है जिसका नाम है आपका रीवा। कहाँ पे है, रीवा। तो रीवा में केवल एक ही स्टेडियम बनाया गया है जिसका नाम है ठाकुर रणमत सिंह स्टेडियम। आशा करते हैं यहाँ तक की बात सभी को क्लियर होगी। एक बार मौखिक रूप से मैं आपको याद कराने का प्रयास करता हूँ। सबसे पहले इंदौर में 3 स्टेडियम, अभय खेल प्रसाद, नेहरू स्टेडियम और पूसा राज्य होलकर स्टेडियम। भोपाल में 3 स्टेडियम, ऐशबाग स्टेडियम, तात्या टोपे स्टेडियम और उसके बाद बावे अली। ग्वालियर में एक ही स्टेडियम होगा जिसका नाम होगा कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम। उसके बाद आगे बढ़ेंगे हम और चर्चा करेंगे जबलपुर की। 2 स्टेडियम होंगे, पंडित रविशंकर शुक्ल स्टेडियम और उसके बाद आपका आएगा रानीताल खेल परिसर। और लास्ट में रीवा में आएगा आपका ठाकुर रणमत सिंह स्टेडियम। यहाँ तक कि मेरे हिसाब से आप लोगों को बात क्लियर होगी। मध्य प्रदेश के स्टेडियम से बनने वाला कोई भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जा सकता। आप इसको एक बार गौर से देख सकते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। देख लीजिए आप, यहाँ इंदौर है, भोपाल है, ग्वालियर है। उसके आगे हम देखेंगे तो जबलपुर है और रीवा है। उसके बाद हम आगे चलते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे मध्य प्रदेश के खेल पुरस्कार। मध्य प्रदेश के खेल पुरस्कार।
मध्य प्रदेश के खेल पुरस्कार। एक भी प्रश्न देखिए क्लास के बाद एक भी प्रश्न ऐसा नहीं होगा जो आपसे ना बने, ठीक है ना, जो आपसे ना बने। तो सबसे पहला प्रश्न, तो मध्य प्रदेश में कितने खेल पुरस्कार दिए जाते हैं? मध्य प्रदेश में कितने खेल पुरस्कार दिए जाते हैं? तो देख रहा प्रमुख रूप से यह प्रश्न पूछेगा मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा खेल पुरस्कार क्या है, ठीक है ना, या अलग अलग प्रकार से जो प्रश्न बनेंगे सबकी चर्चा करेंगे अपन। तो मध्य प्रदेश में कितने खेल पुरस्कार दिए जाते हैं? तो सभी को पता हो मध्य प्रदेश में 5 प्रकार के खेल पुरस्कार दिए जाते हैं। कितने प्रकार के दिए जाते हैं? तो सब मध्य प्रदेश में टोटल 5 प्रकार के खेल पुरस्कार दिए जाते हैं। सबसे पहले जरूरी है कि हम सबके नाम जान लें। नाम जानने के बाद एक एक को डिटेल से हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले पुरस्कार का नाम है, सबसे पहला पुरस्कार है आपका विक्रम पुरस्कार। विक्रम पुरस्कार या विक्रम अवार्ड, यही है मध्य प्रदेश का सर्वोच्च पुरस्कार। मध्य प्रदेश का सर्वोच्च पुरस्कार क्या है? मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा खेल पुरस्कार कहलाता है आपका विक्रम पुरस्कार। विक्रम पुरस्कार के बाद आता है आपका विश्वामित्र पुरस्कार, उसके बाद आता है आपका विश्वामित्र पुरस्कार। विश्वामित्र पुरस्कार के बाद आएगा पहला विक्रम, उसके बाद विश्वामित्र। तीसरा आएगा आपका एकलव्य पुरस्कार या एकलव्य अवार्ड, एकलव्य पुरस्कार या एकलव्य अवार्ड। और चौथा आएगा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड और यह पुरस्कार। इसके बाद पांचवा और आखिरी आएगा जिसका नाम होगा प्रभास जोशी पुरस्कार, प्रभास जोशी, प्रभास जोशी पुरस्कार। तो मध्य प्रदेश में कितने प्रकार के खेल पुरस्कार दिए जाते हैं? प्रश्न आपसे पूछेगा मध्य प्रदेश में कितने प्रकार के खेल पुरस्कार दिए जाते हैं? तो मध्य प्रदेश में 5 प्रकार के खेल पुरस्कार दिए जाते हैं। इसी के साथ हम इसका प्रारंभ का वर्ष भी देख लेते हैं। सबसे पहला आएगा विक्रम पुरस्कार। तो विक्रम पुरस्कार कब प्रारंभ हुआ? तो ध्यान रखेंगे 1990। विक्रम पुरस्कार कब प्रारंभ किया गया? 1990। दूसरा प्रश्न पूछेगा आपसे विश्वामित्र पुरस्कार कब प्रारंभ किया गया? तो उत्तर करेंगे 1994। मैंने वही क्रम में लिख दिए, उसी क्रम में मैंने नोट डाउन किए हैं जिस क्रम में ये प्रारंभ हुए या स्टार्ट हुए। तीसरा हम देखेंगे एकलव्य पुरस्कार। तो सर ये चालू हुआ 1999 से। कब से चालू हुआ? 1999। चौथे पुरस्कार की बात करेंगे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। सर ये किसके नाम पे दिया जाता है? तो नोट कर लेंगे सर ये कैप्टन रूप सिंह, अभी डिटेल में ही बताऊंगा, कैप्टन रूप सिंह के नाम, कैप्टन रूप सिंह के नाम। उसके बाद हम देखेंगे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड कब स्टार्ट हुआ? तो सन 2002 में। और सबसे लास्ट में स्टार्ट होने वाला है प्रभास जोशी पुरस्कार, प्रभास जोशी पुरस्कार। तो नोट करेंगे ये हुआ आपका 2013 से। कब से स्टार्ट हुआ? 2013। तो ये मध्य प्रदेश के 5 खेल पुरस्कार हैं। मध्य प्रदेश के 5 खेल पुरस्कार क्रम में आप देख सकते हैं। विक्रम पुरस्कार 1990 से स्टार्ट हुआ, विश्वामित्र पुरस्कार 1994 से लागू हुआ, एकलव्य पुरस्कार 1999 से देना चालू हुआ, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2002 से चालू हुआ और प्रभास जोशी पुरस्कार 2013 से चालू हुआ। ये अब इनके बारे में एक एक से हम डिटेल में जानते हैं, एक एक से डिटेल में जानते हैं। मैंने एक क्रम इसलिए फॉलो कराया है ताकि आपको सन याद करने में, साल याद करने में कोई दिक्कत, कोई परेशानी ना हो। आशा करते हैं यहाँ तक की बात क्लियर होगी। अगर किसी को कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं उसका हल कर दूंगा। देखिए सबसे पहले हम हेडिंग बनाते हैं कौन सा पुरस्कार? तो सभी को पता है विक्रम पुरस्कार। अब एक एक से हम सबके बारे में डिटेल जानते हैं। तो विक्रम पुरस्कार सबसे पहले तो बात आएगी कि सब विक्रम पुरस्कार जो है वो प्रारंभ कब से हुआ? विक्रम पुरस्कार जो है वो आपका प्रारंभ कब से हुआ? तो अभी बता चुका हूं मैं 1990। कब से स्टार्ट हुआ सर? ये स्टार्ट हुआ आपका 1990। यहां तक आशा करता हूं किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। सर इसके बाद पूछेगा कि सर इसमें राशि कितनी दी जाती है या क्या क्या दिया जाता है सर? तो राशि इसमें दी जाती है सर 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए। साथ में एक ब्लेजर दिया जाएगा और प्रतीक चिन्ह भी दिया जाएगा, एक ब्लेजर और एक प्रतीक चिन्ह। जैसा कि पहले बता चुका हूं कि सर ये जो है वो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा खेल पुरस्कार है। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा खेल पुरस्कार है। तो अभी तक हमने इसके बारे में 3 बातें जानी।
पहली बात क्या है सर, इसकी स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना 1990 में होती है। पुरस्कार राशि कितनी है? तो सर 1 लाख रुपए इसकी पुरस्कार राशि है। एक ब्लेजर दिया जाता है और प्रतीक चिन्ह दिया जाता है। एमपी का सबसे बड़ा खेल पुरस्कार है। एक और विशेषता, ये किसे दिया जाता है? तो ये उसी को दिया जाएगा, उसी खिलाड़ी को जो एमपी का यानी कि मध्य प्रदेश का क्या होगा? मध्य प्रदेश का मूल निवासी होगा। ये केवल मध्य प्रदेश के मूल निवासियों को दिया जाता है। उसके बाद एक और इसकी विशेषता है, एक और शर्त है, पिछले 5 वर्षों में, पिछले 5 वर्षों में, पिछले 5 वर्षों में, पिछले, ध्यान से सुनेंगे मेरी बात को, पिछले 5 वर्षों में 2 वर्षों तक राष्ट्रीय या अंतरराष्ट्रीय, राष्ट्रीय या अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लिया, प्रतियोगिता में भाग लिया। ये देखिए विशेषताएं हैं इसकी, क्या क्या शर्तें चाहिए इसके लिए और किसको दिया जाता है? तो ध्यान रखेंगे सर, सीनियर खिलाड़ियों को दिया जाता है। किसको दिया जाता है सर? सीनियर खिलाड़ियों। जूनियर खिलाड़ियों के लिए हमने अलग से पुरस्कार बना के रखा हुआ है, ठीक है ना। तो देख लीजिए, ध्यान से नोट कर लीजिए इसको। विक्रम पुरस्कार प्रारंभ कब से होता है? तो विक्रम पुरस्कार का प्रारंभ 1990 से होता है। कब से होता है? विक्रम पुरस्कार का प्रारंभ 1990 से होता है। कितनी राशि दी जाती है? 1 लाख रुपए की राशि दी जाती है। ब्लेजर और प्रतीक चिन्ह दिया जाता है। एमपी का सबसे बड़ा खेल पुरस्कार, प्रश्न आएगा एमपी का सबसे बड़ा खेल पुरस्कार क्या है? हम उत्तर करेंगे विक्रम पुरस्कार। ये एमपी के मूल निवासियों को दिया जाता है। क्या विशेषता है? पिछले 5 वर्षों में, पिछले 5 वर्षों में 2 वर्षों तक राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लिया हो, ऐसे सीनियर खिलाड़ियों को यह प्रदान किया जाता है। तो ये किसके बारे में चर्चा हमने की? यहां से विक्रम पुरस्कार के बारे में बनने वाले सभी प्रश्न आपके हल हो जाए। तो पहले पुरस्कार की चर्चा हमारी समाप्त होती है और बढ़ते हैं अगले पुरस्कार की ओर। और अगला पुरस्कार है हमारा विश्वामित्र पुरस्कार। तो हम हेडिंग बना लेते हैं विश्वामित्र। आप लोग भी कॉपी पे हेडिंग लगा लीजिए, विश्वामित्र पुरस्कार, विश्वामित्र पुरस्कार। अब विश्वामित्र पुरस्कार उन्हीं आयामों के साथ इसको भी पढ़ेंगे हम। सबसे पहले तो पूछेंगे कि इसकी स्थापना या प्रारंभ कब से होता है? तो बता चुका हूं, सभी को पता होगा 1994 से। सर किसे दिया जाता है ये? तो सभी को पता होगा। सबसे पहले राशि की चर्चा कर लेते हैं। तो राशि कितनी दी जाती है? तो यहाँ भी राशि आपको 1 लाख रुपए दी जाती है। कितने रुपए? सर राशि दी जाती है 1 लाख रुपए। और वही ब्लेजर और प्रतीक चिन्ह, सभी पुरस्कारों में राशि बदलती रहेगी, लेकिन ब्लेजर और प्रतीक चिन्ह सभी को दिया जाएगा। तो राशि कितनी दी जाती है? राशि दी जाती है 1 लाख रुपए। एक ब्लेजर दिया जाएगा और साथ के साथ प्रतीक चिन्ह दिया जाएगा, ठीक है ना। ब्लेजर और प्रतीक चिन्ह भी प्रदान किया जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं और अब चर्चा की जाएगी इसके बारे में और भी डीपली। तो अब किसे दिया जाता है? तो ध्यान रखेंगे विश्वामित्र, जैसे कि आपको नाम से पता होगा कि विश्वामित्र कौन थे? विश्वामित्र एक गुरु थे। विश्वामित्र कौन थे? एक गुरु थे। तो ये दिया जाता है खेल कोच को या खेल प्रशिक्षक को। किसे दिया जाता है? तो सर ये खेल प्रशिक्षक को दिया जाता है, ठीक है ना। खिलाड़ियों के जो प्रशिक्षक होंगे या कोच होंगे उनको ये दिया जाता है। अब सर के इसकी और योग्यता क्या है? तो ध्यान रखना, कम से कम पिछले 5 वर्षों में कम से कम 2 खिलाड़ियों ने, कम से कम 2 खिलाड़ियों ने पिछले 5 वर्षों में, कम से कम 2 खिलाड़ियों ने पिछले 5 वर्षों में, पिछले 5 वर्षों में कम से कम 2 वर्ष तक, कम से कम 2 वर्ष तक राष्ट्रीय या अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता में, अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता में 2 स्वर्ण या 4 रजत या 6 कांस्य पदक प्राप्त किए। इसको थोड़ा सा समझना, इसको थोड़ा सा समझने का आप प्रयास करना, ठीक है ना। देखिए
सबसे पहले तो स्थापना 1994 में होती है। राशि 1 लाख रुपए, ब्लेजर और प्रतीक चिन्ह दिया जाएगा। किसे दिया जाएगा? खेल प्रशिक्षक को। लेकिन कैसे खेल प्रशिक्षक को? ऐसा खेल प्रशिक्षक या ऐसा कोच जिसके कम से कम 2 खिलाड़ियों ने, ऐसा कोच जिसके कम से कम 2 खिलाड़ियों ने पिछले 5 वर्षों में, पिछले कितने वर्षों में? 5 वर्षों में 2 वर्षों तक राष्ट्रीय, इसको ध्यान से देखेंगे, राष्ट्रीय या अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता में 2 स्वर्ण या 4 रजत या 6 कांस्य पदक प्राप्त किए हों। तो ध्यान से सुनेंगे सर, पिछले 5 वर्षों में कम से कम 2 खिलाड़ी ऐसे, देखो ऐसे तो किसी को दे नहीं देंगे, ऐसे 2 खिलाड़ी इनके ट्रेंड होने चाहिए कि वो आगे चल के और कम से कम 2 स्वर्ण जीते या 4 रजत या 6 कांस्य पदक उन्होंने जीते। अभी मैं 2020 में जो पुरस्कार दिए गए उन सबके नाम भी आपके सामने रखूंगा कि किस किस को कौन कौन से पुरस्कार दिए गए हैं। तो बिल्कुल कुछ देर बाद में उसके नाम भी आपके सामने रखने वाला हूं। तो ये आशा करते हैं, इसको देख सकते हैं आप लोग, फिर हम चर्चा करेंगे। एक बार इसको जल्दी से देख लीजिए। अब इसके बाद हम चर्चा करने वाले हैं एकलव्य पुरस्कार की। किसकी चर्चा करने वाले हैं? हम चर्चा करने वाले हैं एकलव्य पुरस्कार की। तो देखिए एकलव्य पुरस्कार की हम चर्चा करेंगे। देखिए तो एकलव्य पुरस्कार हम नोट करेंगे। एकलव्य पुरस्कार, एकलव्य पुरस्कार, सबसे पहले तो प्रश्न आएगा कि सर इसकी स्थापना कब होती है? एकलव्य पुरस्कार की स्थापना कब की जाती है? तो एकलव्य पुरस्कार की स्थापना बता चुका हूं पहले, 1999 में की जाती है। क्रम से बता रहा हूं क्योंकि 1999 में इसकी क्या की जाती है? स्थापना। उसके बाद इसमें सब क्या क्या दिया जाता है, राशि कितनी है तो नोट करेंगे। इसमें राशि थोड़ा ध्यान रखेंगे, विक्रम और विश्वामित्र दोनों में राशि 1 लाख रुपए, लेकिन सर एकलव्य में राशि 50,000 रुपए। एकलव्य में राशि कितनी है? 50,000 रुपए। और जैसा कि मैंने बताया था कि ब्लेजर भी दिया जाएगा और ब्लेजर के साथ साथ प्रतीक चिन्ह भी आपको प्रदान किया जाएगा, प्रतीक चिन्ह भी आपको प्रदान किया जाएगा। ये तो आपका कॉमन रहने वाला है। सर दिया किसे जाता है तो ध्यान रखेंगे, वो तो क्लियर ही है कि एमपी का निवासी होना चाहिए, एमपी का मूल निवासी। कोई नई बात नहीं, कोई नई बात नहीं है, तो हम एमपी के निवासियों को ही देंगे। और क्या शर्त है इसके साथ? तो और शर्त आप ध्यान देंगे, एमपी का मूल निवासी तो होगा ही होगा, साथ के साथ ये किस में दिया जाएगा? तो सर ये जूनियर वर्ग में दिया जाएगा। जूनियर वर्ग, जूनियर वर्ग का मतलब है ऐसे खिलाड़ी जिनकी आयु 19 वर्ष से कम हो। किससे कम हो? 19 वर्ष से कम हो। तो ध्यान रखेंगे जूनियर वर्ग में दिया जाएगा 19 वर्ष से कम आयु के, 19 वर्ष से कम आयु के ऐसे खिलाड़ी जिसने पिछले 5 वर्षों में, 2 वर्षों तक राष्ट्रीय या अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता में जूनियर वर्ग का मतलब है 19 वर्ष से कम, जूनियर वर्ग में भाग लिया। ठीक है ना? अभी मैं किसको प्रदान हुआ है वो भी मैं चर्चा करूंगा। तो ध्यान रखेंगे ये पुरस्कार हो गया आपका एकलव्य पुरस्कार। और एकलव्य पुरस्कार कब प्रारंभ होता है? 1999 में प्रारंभ होता है। राशि कितनी है? सर राशि है 50,000 रुपए। ब्लेजर और प्रतीक चिन्ह दिया जाएगा। एमपी का मूल निवासी को ही दिया जाएगा। कौन से वर्ग में दिया जाएगा? सर जूनियर वर्ग में। और जूनियर वर्ग कौन सा कहलाता है? जिनकी आयु क्या हो? 19 वर्ष से आयु कैसी हो? 19 वर्ष से कम। उसके बाद इसकी प्रमुख शर्त क्या है? 19 वर्ष से कम आयु के ऐसे खिलाड़ी जिसने पिछले 5 वर्षों में 2 वर्षों तक राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता में जूनियर वर्ग में भाग लिया। मैं इतना स्लो इसलिए चल रहा हूं ताकि चीजों को आपको क्लास में ही याद करा सकूं। इसको जल्दी से देख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं जल्दी से।
ठीक है, आशा करते हैं देख लिया होगा आपने। अब आगे बढ़ते हैं और हमारा चौथे पुरस्कार, ये 3 पुरस्कार मैंने बता दिए। चौथे पुरस्कार का नाम है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। क्या नाम है सर? पुरस्कार का नाम है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। अब सर सबसे पहले तो प्रश्न पूछेंगे कि इसकी स्थापना कब होती है, इसकी स्थापना कब होती है। तो बता चुका हूं, कोई नई बात है नहीं आप लोगों के लिए। 2002 में इसकी स्थापना होती है। कब होती है सर स्थापना? इसकी स्थापना होती है सर 2002 में इसकी स्थापना होती है। सर किसके नाम पर दिया जाता है तो ध्यान रखेंगे कैप्टन रूप सिंह के नाम पर दिया जाता है। कैप्टन रूप सिंह के नाम पर दिया जाता है। कैप्टन रूप सिंह के नाम पर दिया जाता है। किसके नाम पर? कैप्टन रूप सिंह के नाम पर, जिनका स्टेडियम हम पढ़ के आए हैं। जिनका स्टेडियम कहाँ बनाया गया है? जिनका स्टेडियम ग्वालियर में बनाया गया है, दूधी और उसकी युक्त स्टेडियम जो बनाया गया है। आगे बढ़ते हैं और किसको प्रदान किया जाएगा तो देखेंगे जो खेलों के विकास एवं प्रोत्साहन में जीवन लाइफ टाइम की बात है, जीवन पर्यंत काम करने वाले व्यक्ति को दिया जाता है। ध्यान रखेंगे कितनी राशि दी जाती है तो राशि की चर्चा भी हम कर लेते हैं। राशि दी जाती है सर 1 लाख रुपए। कितनी राशि दी जाती है सर? 1 लाख रुपए की राशि यहाँ प्रदान की जाती है। सॉरी 1 लाख नहीं, 50,000। सॉरी मैं विक्रम पुरस्कार की तरह बोल गया हूँ। ये राशि कितनी दी जाती है तो सर ये राशि दी जाती है आपको 50,000 रुपए। ठीक है ना। तो देखेंगे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। सबसे पहले तो प्रश्न आपके सामने आएगा यहाँ से कि लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसके नाम पर दिया जाता है तो नोट करेंगे कैप्टन रूप सिंह के नाम पर। कैप्टन रूप सिंह के नाम पर दिया जाता है। स्थापना किस वर्ष में होती है तो सन 2002 में होती है। खेलों के सतत विकास और प्रोत्साहन पे जो जीवन पर्यंत जिन्होंने काम किया है उस व्यक्ति को दिया जाएगा। और कितनी राशि सर? 50,000 रुपए की राशि प्रदान की जाती है। इस बार ये इनाम और रहमान को दिया गया है जो हॉकी के खिलाड़ी हैं और भोपाल से संबंधित है। अभी सबकी चर्चा करेंगे थोड़ी देर में। आगे देखते हैं, एक बार देख सकते हैं आप इसको जल्दी से, ठीक है। तो आगे देखते हैं इसके। अब हम चलते हैं आज के आखिरी पुरस्कार पे और आखिरी पुरस्कार का नाम है हमारा प्रभास जोशी खेल पुरस्कार। क्या नाम है? प्रभास जोशी खेल पुरस्कार। प्रभास जोशी खेल पुरस्कार। तो सबसे पहले तो इसका स्थापना वर्ष क्या है? प्रभास जोशी खेल पुरस्कार का स्थापना वर्ष आपसे पूछा जाएगा। प्रभास जोशी खेल पुरस्कार का स्थापना वर्ष आपसे पूछा जाएगा तो आप कहेंगे सर इसकी स्थापना वर्ष है 2013 में इसकी स्थापना होती है। किस खेल के लिए दिया जाता है तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये दिया जाता है मल्लखंभ। एक प्रश्न बनता है मध्य प्रदेश का राजकीय खेल या मध्य प्रदेश का राज्य खेल क्या है तो आप उत्तर देंगे सर मध्य प्रदेश का राज्य खेल क्या है? मल्लखंभ। तो मल्लखंभ के खिलाड़ियों के लिए मल्लखंभ जो है मैं लिख देता हूँ ना, मल्लखंभ जो है वो 10 अप्रैल 2013 को मध्य प्रदेश का राज्य खेल घोषित किया गया। और इसी वजह से 2013 में ही 10 अप्रैल 2013 को एमपी का राज्य खेल कौन बना तो मल्लखंभ बना। और 2013 में ही हमने प्रभास जोशी खेल पुरस्कार देना प्रारंभ किया 2013 में। तो किस क्षेत्र में दिया जाएगा? मल्लखंभ क्षेत्र में दिया जाएगा। 2013 से इसको देना प्रारंभ हुआ है। ठीक है ना। इसके बाद हम देखेंगे किसको दिया जाता है तो लिखेंगे मल्लखंभ खेल के खिलाड़ियों को। मल्लखंभ खेल के खिलाड़ियों को दिया जाता है। मल्लखंभ खेल के खिलाड़ियों को दिया जाता है। और राशि कितनी दी जाती है तो नोट करेंगे, राशि दी जाती है सर 1 लाख रुपए। सब 2017 में ये नरेंद्र चौहान को दिया गया है। ठीक है ना। 2017 में चंद्रशेखर चौहान, नरेंद्र चौहान नहीं,
चंद्रशेखर चौहान को 2017 में प्रदान किया गया। अभी एक एक से इसके बारे में चर्चा करेंगे कि वर्तमान में किसको कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो देखेंगे, अब आप पांचों पुरस्कार के बारे में जान चुके हो, एक बार मैं रिवाइज करा देता हूं। सर विक्रम पुरस्कार सबसे बड़ा खेल पुरस्कार 1990। उसके बाद आप देखेंगे विक्रम पुरस्कार के बाद जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे तो दूसरा पुरस्कार होगा विश्वामित्र पुरस्कार, जो कि एक प्रशिक्षक को दिया जाने वाला खेल पुरस्कार है और कितने वर्ष में स्टार्ट हुआ, 1994 में। उसके बाद एकलव्य पुरस्कार आएगा जो आपको 1999 में चालू होगा। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड कैप्टन रूप सिंह के नाम पर 2002 में, और प्रभास जोशी खेल पुरस्कार 2013 में स्टार्ट होता है मलखम्ब खेल के खिलाड़ियों के लिए। आशा करते हैं इतनी बात सभी को क्लियर होगी। अब बढ़ते हैं आगे। यहाँ तक की बात मैंने अभी आपको दो चीजें कवर करा दी, मैं एक बार यहाँ लिख के बता देता। हमने सबसे पहले एक चीज पढ़ी, वो पढ़ी मध्य प्रदेश के स्टेडियम, और आशा करते हैं कि आपको स्टेडियम रट गए। दूसरे हमने पढ़े मध्य प्रदेश के खेल पुरस्कार। तो आपको ये भी पता चल गया होगा कि मध्य प्रदेश में कितने खेल पुरस्कार दिए जाते हैं। तो सभी को पता है, सिर्फ 5 दिए जाते हैं। मध्य प्रदेश में कितनी जगह स्टेडियम है? 5 जगह। कितने खेल पुरस्कार? 5। सर कब कब स्टार्ट हुए देख लीजिए, 1990, 1994, 1999, 2002 और 2013। कौन कौन से पुरस्कार? देखिए, ये आपका हो गया विक्रम पुरस्कार। ये कौन सा? सर ये हो गया विश्वामित्र पुरस्कार। सर ये कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा एकलव्य। ये कौन सा होगा? ये होगा सर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। सर ये कौन सा होगा? ये होगा प्रभास जोशी पुरस्कार। एक प्रश्न और मैं यहाँ से बता देता हूँ, यहाँ देख लीजिए ध्यान से। यहाँ लिखा है मलखम्ब। तो देश की पहली मलखम्ब अकादमी, देश की पहली मलखम्ब अकेडमी उज्जैन में बनाई गई है। कहाँ बनाई गई है? तो नोट कर लेना, उज्जैन। और पूछ लेता है कौन से राज्य का राज्य खेल मलखम्ब है? तो मध्य प्रदेश राज्य का राज्य खेल क्या है? मलखम्ब है। आशा करते हैं इतनी बात क्लियर होगी सभी को। बिल्कुल आसान सी चीजों पर हमने चर्चा की है अभी तक, आप देख सकते हैं। तो देश की पहली मलखम्ब अकादमी कहाँ है? तो ये आपकी उज्जैन में बनाई गई। क्लियर है इतनी बात? आशा करते हैं सभी को यहाँ तक की बात पूरी तरह से क्लियर होगी। अब आगे चलने से पहले हम आपको मध्य प्रदेश की प्रमुख खेल संस्थाओं के बारे में जानकारी देते हैं। आप तीसरी हेडिंग बनाएंगे मध्य प्रदेश की प्रमुख खेल संस्थान। मध्य प्रदेश की प्रमुख खेल संस्थान की जानकारी हम लेते हैं। अब मध्य प्रदेश की खेल संस्थाओं के बारे में कुछ वन लाइनर फैक्ट बनेंगे। वन लाइनर फैक्ट को हम एक एक से नोट करते जाएंगे और आप उसको समझेंगे ध्यान से। सबसे पहले एक प्रश्न आएगा आपके सामने। सबसे पहला एक प्रश्न बनेगा, खेल कूद एवं युवक कल्याण विभाग, खेल कूद एवं युवक कल्याण विभाग कब बनाया गया? खेल कूद एवं युवक कल्याण विभाग कब बनाया गया? तो नोट करेंगे आप 1975। कब बनाया गया सर? 1975। प्रश्न बनेगा कहाँ बनाया गया? तो नोट करेंगे भोपाल। प्रश्न डायरेक्ट पेपर में आता है, मध्य प्रदेश खेल कूद एवं युवक कल्याण विभाग कब स्थापना हुई? 1975। कब होती है सर? नोट करेंगे 1975 में। और कहाँ पे होती है? भोपाल में इसकी स्थापना होती है। आगे बढ़ते हैं इसके बाद दूसरे क्वेश्चन की ओर। एक प्रश्न आएगा, खेल एवं कल्याण विभाग, दोनों में अंतर करना। खेल एवं कल्याण विभाग, देखिए दोनों में अंतर करने का प्रयास करना। बिल्कुल माइनर अंतर है, आप देख सकते हैं एकदम माइनर अंतर है। देखिए यहाँ क्या लिखा है? यहाँ लिखा है सर खेल कूद एवं युवक कल्याण विभाग, लेकिन यहाँ लिखा है खेल एवं कल्याण विभाग। दोनों अलग अलग चीजें हैं, पेपर में आ जाता है और हम ध्यान नहीं देते हैं और हम टिक कर देते हैं। देखिए तो खेल एवं कल्याण विभाग सर ये कब है? तो ये है 1981 और इसकी स्थापना भी कहाँ होती है? इसकी स्थापना भी आपकी भोपाल में। कहाँ होती है? तो खेल कूद एवं युवक कल्याण विभाग 1975 में भोपाल में बनाया जाता है और खेल एवं कल्याण विभाग ये भी 1981 में, और कहाँ बनाया जाता है? भोपाल में बनाया जाता है। उसके बाद आता है मध्य प्रदेश का पहला क्रिकेट क्लब, जिसका नाम है पारसी क्रिकेट क्लब। पारसी क्रिकेट क्लब कब है? तो आप ध्यान रखेंगे इसकी स्थापना कब होती है? 1890। और 1890 में कहाँ पे होती है? तो नोट करेंगे अपनी कॉपी में इंदौर।
प्रश्न आएगा मध्य प्रदेश का पहला क्रिकेट क्लब कौन सा है, तो उत्तर करेंगे मध्य प्रदेश का पहला क्रिकेट क्लब है पारसी क्रिकेट क्लब। लिख सकते हैं मध्य प्रदेश का सबसे पुराना, मध्य प्रदेश का सबसे पुराना क्रिकेट क्लब, ठीक है ना, 1890 में। और कहाँ होती है इसकी स्थापना? इंदौर में होती है। उसके बाद यहाँ एक बनता है जिसका नाम है आपका होलकर क्रिकेट एसोसिएशन, होलकर क्रिकेट एसोसिएशन। सर होलकर क्रिकेट एसोसिएशन कहाँ बनाया गया, तो ध्यान रखना इसकी स्थापना होती है 1941 में और कहाँ होती है? इंदौर में। अब आपको ये जानकर बिल्कुल भी आश्चर्य नहीं करना है कि सर इसी का नाम पारसी क्रिकेट क्लब का ही नाम बदलकर हमने क्या कर दिया, पारसी क्रिकेट क्लब का नाम बदलकर ही हमने क्या कर दिया सर, पारसी क्रिकेट क्लब का नाम बदलकर ही हमने कर दिया होलकर क्रिकेट एसोसिएशन। कब? 1941 में यशवंतराव होलकर जो खेलों के बहुत बड़े समर्थक थे, उन्होंने इसी का नाम बदल के कर दिया होलकर क्रिकेट एसोसिएशन 1941 में। और मुख्यालय तो वही रहेगा इंदौर, क्योंकि केवल क्या बदला गया था, केवल नाम बदला गया था। तो यहाँ मैंने आपके सामने 4 संस्थाएं लिखी हैं। सबसे पहले है खेल कूद एवं युवक कल्याण विभाग 1975 में भोपाल में। उसके बाद हमने लिखा खेल एवं कल्याण विभाग 1981 भोपाल में। पारसी क्रिकेट क्लब 1890 इंदौर में। एमपी का सबसे पुराना क्रिकेट क्लब है ये, और इसी क्रिकेट क्लब का नाम हमने बदल दिया 1941 में, क्या कर दिया, होलकर क्रिकेट एसोसिएशन 1941 इंदौर। इसके बारे में अभी डिटेल से चर्चा करेंगे, अभी केवल मैं कुछ फैक्ट आपको लिखा। आगे देखते हैं। देखिए ये फैक्ट सारे किताबों में इकट्ठे लिखे रहते हैं, इकट्ठे याद करने में दिक्कत होगी। अपन डेली 2-2 4-4 पढ़ेंगे तो आपको याद बिल्कुल आसानी से हो जाएंगे, बिल्कुल भी परेशान नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं और आगे अगला एसोसिएशन आएगा मध्य प्रदेश बैडमिंटन एसोसिएशन, मध्य प्रदेश बैडमिंटन एसोसिएशन, मध्य प्रदेश बैडमिंटन एसोसिएशन। इसका आपसे सबसे पहले पूछेगा इसकी स्थापना कब होती है, तो इसकी स्थापना होती है 1946 में। कब होती है? इसकी स्थापना होती है 1946 में। और कहाँ पे होती है, तो ध्यान रखेंगे इसकी स्थापना होती है जबलपुर। कहाँ होती है? इसकी स्थापना होती है जबलपुर में। लेकिन अब यहाँ प्रश्न गलत हो सकता है, आपसे पूछेगा मध्य प्रदेश बैडमिंटन एसोसिएशन का मुख्यालय कहाँ है, तो वर्तमान में मुख्यालय बदल चुका है और वर्तमान में मुख्यालय है आपका, वर्तमान में आपका मुख्यालय कहाँ है, तो नोट करेंगे कॉपी पे, ग्वालियर। कहाँ पे है? ग्वालियर में। अभी आगे भी इसके बारे में मैं आपको डिटेल से चर्चा कराऊंगा। आगे देखेंगे और अगला फैक्ट आपका आएगा मध्य प्रदेश टेबल टेनिस एसोसिएशन, टेबल टेनिस एसोसिएशन। सर ये इसकी स्थापना कब होती है, तो इसकी स्थापना होती है 1957। और ये कहाँ पे है, तो नोट करेंगे सर ये है आपका जबलपुर। कहाँ पे है? जबलपुर। देखिए ये दोनों एसोसिएशन कहाँ है? जबलपुर में। लेकिन वर्तमान में नोट करेंगे कॉपी पे, ध्यान से सुनेंगे, वर्तमान में इन दोनों के मुख्यालय जबलपुर नहीं है। वर्तमान में इन दोनों में से किसी का भी मुख्यालय जबलपुर में नहीं है। वर्तमान में ये बैडमिंटन का मुख्यालय है आपका ग्वालियर। कहाँ है, तो नोट करेंगे ग्वालियर में। और पूछे कि सर इसका कहाँ पे है, तो नोट करेंगे इंदौर। कहाँ पे है? टेबल टेनिस एसोसिएशन आपका इंदौर। ठीक है ना, इतनी बात नोट करेंगे, बिल्कुल आसान सी चीजें हैं। आगे बढ़ते हैं मध्य प्रदेश महिला हॉकी अकेडमी, मध्य प्रदेश महिला हॉकी अकेडमी। ध्यान रखिए महिला हॉकी की बात है, महिला हॉकी अकेडमी। सर ये कहाँ पे बनाई गई है, तो मध्य प्रदेश महिला हॉकी अकेडमी बनाई गई है आपकी। कब बनाई गई, तो 2006 में। और कहाँ बनाई गई, तो नोट करेंगे ग्वालियर। कहाँ बनाई गई है, कहाँ बनाई गई है, तो नोट करेंगे आप लोग, यह बनाई गई है आपकी ग्वालियर में। ठीक है ना। उसके बाद आप देखेंगे मध्य प्रदेश हॉकी एसोसिएशन, मध्य प्रदेश हॉकी एसोसिएशन, ठीक है ना, मध्य प्रदेश हॉकी एसोसिएशन। सर ये कब बनाई गई, तो सर इसके बारे में कुछ संशय विवाद है, कई किताबों में इसके बारे में लिखा हुआ है। इसके बारे में हमें जानकारी इतनी मिलती है कि सर ये कहाँ पे है, तो ये जबलपुर में आपकी मौजूद है। कहाँ मौजूद है सर, ये आपकी जबलपुर में मौजूद है। उसके बाद देखेंगे मध्य प्रदेश खेल संचालनालय, मध्य प्रदेश खेल संचालनालय। सर ये कब बनाया गया, संचालनालय ये कब बनाया गया, तो कॉपी पे नोट करेंगे 1975 में। और कहाँ बनाया गया, भोपाल। कहाँ बनाया गया, ये वन लाइनर फैक्ट
फैक्ट है, महत्वपूर्ण है, सबसे ज्यादा प्रश्न यहाँ से बनते हैं, इसलिए मैं इनको लिखा था। देखेंगे ध्यान से, मध्य प्रदेश एक बार यहाँ से रिवाइज करते हैं अपन। सबसे पहले अपन ने पढ़ा खेल कूद एवं युवक कल्याण विभाग 1975 भोपाल में है। उसके बाद खेल एवं कल्याण विभाग 1981 भोपाल में है। उसके बाद पारसी क्रिकेट क्लब 1890 इंदौर में, और 1941 में इसी का नाम बदल के हमने कर दिया होलकर क्रिकेट एसोसिएशन इंदौर। आगे बढ़ते हैं, मध्य प्रदेश बैडमिंटन एसोसिएशन 1946 जबलपुर, लेकिन वर्तमान मुख्यालय ग्वालियर में है। मध्य प्रदेश टेबल टेनिस एसोसिएशन 1957 जबलपुर में, लेकिन वर्तमान मुख्यालय इंदौर में है। मध्य प्रदेश महिला हॉकी अकेडमी 2006 ग्वालियर में है। मध्य प्रदेश हॉकी एसोसिएशन, देखिए ये महिला है और ये केवल हॉकी है, कहाँ पे है? जबलपुर में। और मध्य प्रदेश खेल संचालनालय 1975 कहाँ है? भोपाल में। अब देखिए, अगर एक प्रश्न बनता है आपके सामने कि मध्य प्रदेश की प्रथम खेल नीति, मध्य प्रदेश की प्रथम खेल नीति, मध्य प्रदेश की प्रथम खेल नीति कब बनाई गई थी? तो देखिए, मध्य प्रदेश की प्रथम खेल नीति बनाई गई थी 1989। कब बनाई गई थी? 1989। मध्य प्रदेश की प्रथम खेल नीति 1989 में बनाई गई थी। उसके बाद पूछेगा द्वितीय खेल नीति, तो ध्यान रखेंगे द्वितीय खेल नीति बनाई गई थी 1913 में। उसके बाद बनाई गई नवीन खेल नीति, नई खेल नीति मतलब तृतीय, इसे हम क्या कह सकते हैं? तृतीय खेल नीति। ये कब बनाई गई? ये बनाई गई 2005 में। लेकिन अब वर्तमान में चौथी खेल नीति बनाई जा चुकी है, जिसे हम नवीन खेल नीति, जिसके तहत अब प्रावधान लागू होंगे। अब सारे प्रावधान इसी खेल नीति के तहत लागू होंगे, और ये कब बनाई गई? 2019। कब बनाई गई? 2000। तो मध्य प्रदेश में इतनी खेल नीतियां बनाई जा चुकी हैं। सबसे पहला प्रश्न बनेगा कि मध्य प्रदेश की पहली खेल नीति कब बनाई गई? तो मध्य प्रदेश की पहली खेल नीति बनाई गई आपकी 1989। एक प्रश्न मोस्ट है। उसके बाद तो 93 में बनी, 2005 में बनी, लेकिन नवीन खेल नीति किस आधार पर बनाई गई? 2019 में ये नवीन खेल नीति आपकी बनाई गई है। तो इतने प्रश्न आपके यहाँ से महत्वपूर्ण, इतने प्रश्न आपके यहाँ से महत्वपूर्ण। बढ़ते हैं आगे, आशा करते हैं इतनी बात क्लियर होगी। आगे देखते हैं। आपको ये पता है कि क्रीड़ा परिषद कहाँ पे है? सभी को पता होगा, भारतीय क्रीड़ा परिषद, भारतीय क्रीड़ा परिषद कहाँ पे है? तो सभी को पता हो, और ना पता हो तो नोट कर लेना। भारतीय क्रीड़ा परिषद है आपकी पटियाला। कहाँ पे है? पटियाला। लेकिन इसका राज्य स्तरीय क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ है? तो देखेंगे राज्य स्तरीय क्षेत्रीय प्रशिक्षण परिषद, यानी कि इसका क्षेत्रीय कार्यालय मध्य प्रदेश में कहाँ बनाया गया है? राज्य स्तरीय क्षेत्रीय प्रशिक्षण परिषद मध्य प्रदेश में इसको कहाँ बनाया गया है? तो नोट करेंगे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल। कहाँ बनाया गया है? मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में इसका क्षेत्रीय कार्यालय बनाया गया है, क्षेत्रीय प्रशिक्षण परिषद। यानी कि देश भारत की कहाँ पे है? तो भारत की है पटियाला में, लेकिन मध्य प्रदेश राज्य स्तरीय लिखा है तो कहाँ है? सर ये है आपकी भोपाल। इसके कुछ उप कार्यालय भी हैं, तो उप प्रशिक्षण परिषद, राज्य स्तरीय उप प्रशिक्षण परिषद, राज्य स्तरीय उप प्रशिक्षण परिषद। अब इसके कार्यालय कहाँ कहाँ है? तो सभी को पता हो, इंदौर में है, जबलपुर में है, ग्वालियर में है, उज्जैन में है और सागर में। मध्य प्रदेश के बड़े बड़े महानगर सबसे पहले नोट करते हैं। सबसे पहली जगह का नाम है इंदौर, उसके बाद है जबलपुर, उसके बाद है ग्वालियर के बाद आएगा आपका उज्जैन के बाद आएगा सागर, उज्जैन के बाद क्या आएगा? सागर। तो देखिए नोट करेंगे आप अपनी कॉपी पे, क्रीड़ा परिषद का कार्यालय, भारत क्रीड़ा परिषद या भारतीय क्रीड़ा परिषद का कार्यालय कहाँ है? तो पटियाला में। लेकिन अगर आपसे प्रश्न करें राज्य स्तरीय क्षेत्रीय प्रशिक्षण परिषद कहाँ है? सर भोपाल में। उप प्रशिक्षण परिषद इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, उज्जैन और सागर। इंदौर, जबलपुर, उज्जैन, ग्वालियर, सागर। ठीक है ना? इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, उज्जैन और सागर में आपकी क्षेत्रीय प्रशिक्षण परिषद है। क्लियर है इतनी बात? आशा करते हैं इतनी बात सभी को क्लियर हो। देख लीजिए एक बार, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे क्लास को बढ़ाते हैं। यहाँ तक की बात आशा करते हैं पूरी क्लियर होगी सभी को, और आगे बढ़ते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में दोबारा से चर्चा करते हैं। आप देखेंगे ध्यान से, इस बात को ध्यान से कि हम आगे बढ़ेंगे, और आगे सबसे पहले चर्चा करते हैं। हमने एक
क्रिकेट क्लब पढ़ा है, हमने एक क्रिकेट क्लब पढ़ा है 1890 में, जिसका नाम क्या हुआ, जिसका नाम हुआ पारसी क्रिकेट क्लब। जिसका नाम क्या हुआ, जिसका नाम हुआ पारसी क्रिकेट क्लब। ये मध्य प्रदेश का सबसे पुराना क्रिकेट क्लब है, जिसका नाम है सर पारसी क्रिकेट क्लब। सर इसी का नाम बदल दिया हमने, इसी का नाम 1941 में हमने इसी का नाम बदल दिया और नाम रख दिया होलकर क्रिकेट एसोसिएशन। क्या नाम रख दिया हमने, इसका नाम रख दिया होलकर क्रिकेट एसोसिएशन। अब उसके बाद क्या हुआ, धीरे धीरे इसके बारे में हम चर्चा करने लगते हैं। तो देखिए ये जब ये बनाया गया तो इसका अध्यक्ष किसे बनाया गया, इसका अध्यक्ष किसकी अध्यक्षता में सबसे पहले अध्यक्ष कौन बने, तो ध्यान रखेंगे C.K. नायडू। पहले अध्यक्ष कौन बनाए गए, ध्यान रखेंगे C.K. नायडू इसके अध्यक्ष बनाए गए। कौन बनाए गए, C.K. नायडू। और सचिव बनाए गए M.M. जगदाले। सचिव कौन बनाए गए, तो ध्यान रखेंगे M.M. जगदाले। सर किसने बनाई थी ये, किसके आदेश पर ये बनी थी, तो इसको बनाया गया था यशवंतराव होलकर। इसके आदेश पर यशवंतराव होलकर, क्योंकि ये एक खेल प्रेमी व्यक्ति थे और ये खेलों को बढ़ावा देना चाहते थे। इन्हीं के कार्यकाल में सबसे ज्यादा खेलों को बढ़ावा दिया गया, यशवंतराव होलकर। तो ध्यान रखेंगे इसका इतिहास मैंने आपको बता दिया। 1890 में पारसी क्रिकेट क्लब था, 1941 में इसी का हमने नाम बदला और क्या नाम रखा, हमने रखा होलकर क्रिकेट एसोसिएशन। किसने बनाया ये, यशवंतराव होलकर ने बनाया। इसके प्रथम अध्यक्ष कौन बने, तो C.K. नायडू बने और सचिव कौन बने, M.M. जगदाले। कौन बने इसके सचिव, M.M. जगदाले इसके सचिव बने, संस्थापक सचिव इन्हें कह सकते हैं। पर अब आगे बढ़ते हैं। हाँ ये पहले हैं आपके अध्यक्ष कौन है, ये पहले अध्यक्ष है और ये आपके पहले सचिव, ठीक है ना, पहले अध्यक्ष और पहले सचिव। आगे देखते हैं और आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब देखिए कुछ खिलाड़ियों के बारे में जानते हैं। देखिए अभी लिस्ट बहुत लंबी है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि आसान चीजें से लेकर चलें और आसान से बढ़ते बढ़ते हम कहीं की ओर चलते जाएंगे और चीजें आसानी से आपको याद होती जाएंगी। लिखा तो सब कुछ किताबों में भी है, लेकिन किताबों से इतने जल्दी याद नहीं होता। अगर जब तक देखिए मेरे सामने बच्चों की सबसे ज्यादा शिकायतें आती है कि सर याद नहीं होता है, हम भूल जाते हैं। तो देखिए मैं आपको आज एक ऐसी चीज बताने जा रहा हूँ। देखिए सबके साथ, आपके साथ, मेरे साथ और भी जितने भी तैयारी करने वाले हैं, सब लोगों की एक ही शिकायत रहती है, सब पढ़ा हुआ भूल जाते हैं। तो उसको याद करने का तरीका मैं आपको बताता हूँ। देखिए जिस चीज को आप बार बार देखेंगे अपने आप याद हो जाएगी, अपने आप। और देखिए कई साइंटिस्ट ने प्रूव किया है कि किसी भी चीज को आप 21 बार पढ़ेंगे तो आपको अपने आप से याद हो जाएगी। 21 बार किसी भी चीज का रिवीजन करेंगे आप तो अपने आप याद हो जाएगी। लेकिन समस्या यही है कि हम 21 बार पढ़ने का समय ही नहीं निकाल पाते। तो कोशिश करें कि हम चीजों को बार बार देखें। कोई ट्रिक नहीं, कुछ नहीं जरूरत पड़ेगी आपको, आप चीजों को बार बार देखोगे। मैं वैसे भी इतना स्लो पढ़ा रहा हूँ कि सारी चीजें आप चाहो तो क्लास में ही याद कर सकते हो, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे चर्चा करते हैं थोड़ी सी। हम सबसे पहले एक व्यक्ति की चर्चा करेंगे जिसका नाम है असलम शेर खान। क्या नाम है, असलम शेर खान। एक प्रश्न आता है पेपर में, एक प्रश्न बार बार पेपर में आया है कि असलम शेर खान किस खेल से संबंधित हैं। असलम शेर खान किस खेल के खिलाड़ी हैं, असलम शेर खान किस खेल के खिलाड़ी हैं। बार बार पेपर में आया तो नोट करेंगे, सर ये खिलाड़ी हैं हॉकी। किसके खिलाड़ी हैं, बार बार पेपर में आया कि असलम शेर खान जो है वो किस खेल के खिलाड़ी हैं, तो सभी को पता होना चाहिए असलम शेर खान हॉकी के खिलाड़ी हैं। इन्होंने एक पुस्तक लिखी, उस पुस्तक का नाम है टू हेल विद हॉकी। क्या नाम है, उस पुस्तक का नाम है टू हेल विद हॉकी। हॉकी तुम भाड़ में जाओ, हॉकी, टू हेल विद हॉकी, ठीक है ना। ये इन्होंने आगे चल के चुनाव भी लड़ा है और चुनाव जीता भी है और सर ये सांसद भी रहे हैं। ये क्या रहे हैं, सर ये सांसद भी रहे हैं मध्य प्रदेश में। कहां से, तो नोट करेंगे बैतूल से। इसलिए महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, बार बार पेपर में आया है। असलम शेर खान किस खेल से संबंधित हैं, तो नोट करेंगे असलम शेर खान हॉकी से संबंधित हैं। कौन सी पुस्तक उन्होंने लिखी, टू हेल विद हॉकी। और सांसद भी ये रहे, चुनाव लड़े भी और चुनाव ये जीते भी और सांसद भी रहे। कहां से, सर बैतूल से ये सांसद रहे। उसके बाद अगले खिलाड़ी का हम नाम परिचित कराना चाहेंगे जिनका नाम है लतीफ अनवर। जिनका नाम है लतीफ अनवर। सर ये मध्य प्रदेश के खिलाड़ी रहे हैं, लतीफ अनवर। ये सब मध्य प्रदेश के खिलाड़ी रहे हैं, लेकिन इनके बारे में किस चीज के खिलाड़ी, किस खेल से संबंधित हैं। प्रश्न बनेगा लतीफ अनवर किस खेल से संबंधित हैं, तो सर ये भी किससे संबंधित हैं, हॉकी से संबंधित है।
किससे संबंधित है? हॉकी से। अब इनके बारे में महत्वपूर्ण फैक्ट क्या है, उस फैक्ट की चर्चा कर लेते हैं। सर ये जब विभाजन हो गया भारत और पाकिस्तान का, जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हो गया सर, ये पाकिस्तान चले गए और ये पाकिस्तान हॉकी टीम के कप्तान बने। पाकिस्तान हॉकी टीम के कप्तान बने, इनका नाम क्या है? लतीफ अनवर। ठीक है ना, पाकिस्तान हॉकी टीम के कप्तान बने लतीफ अनवर। तो नोट करेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट यहां से बनेगा आपका, लतीफ अनवर किस खेल से संबंधित हैं? हॉकी से। और सर ये ऐसा खिलाड़ी, प्रश्न ऐसे भी बन सकता है, ऐसा खिलाड़ी जो बाद में जाकर पाकिस्तान की टीम का कप्तान बना, नाम क्या है? लतीफ अनवर। 2-3 लोगों के बारे में और जानते हैं, उसके बाद हम क्लास को आगे कल कंटिन्यू करेंगे। तो अभी हम 2-3 खिलाड़ियों के बारे में और जानते हैं, बस 5 मिनट का समय लगेगा। देखिए अगले खिलाड़ी का नाम है आपका, अगले खिलाड़ी का नाम है मुश्ताक अली। क्या नाम है? मुश्ताक अली। अगले खिलाड़ी का नाम है मुश्ताक अली। मुश्ताक अली। अब सर ये क्यों महत्वपूर्ण है? सबसे पहला तो प्रश्न यहाँ से बनेगा कि सर ये किस खेल के खिलाड़ी हैं? सर ये जो मुश्ताक अली हैं आपके, मुश्ताक अली वो किस खेल के खिलाड़ी हैं? तो सभी को पता हो कि सर ये क्रिकेट के खिलाड़ी हैं। कहाँ के खिलाड़ी हैं सर? ये आपके क्रिकेट के खिलाड़ी हैं। किस खेल के खिलाड़ी हैं? क्रिकेट के खिलाड़ी। क्यों महत्वपूर्ण है? तो ध्यान रखना, 1936 में विदेशी धरती पर शतक लगाने वाले पहले खिलाड़ी, शतक लगाने वाले विदेशी धरती पर शतक लगाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी, पहले भारतीय खिलाड़ी हैं, पहले इंडियन क्रिकेटर हैं जिन्होंने विदेशी धरती पर शतक लगाया 1936 में। किसके खिलाफ लगाया? तो नोट करेंगे, इंग्लैंड के खिलाफ। और इंग्लैंड में ही ये शतक लगाया गया था, लॉर्ड्स के मैदान पर, क्रिकेट का मक्का कहे जाने वाले लॉर्ड्स के मैदान पर ये शतक लगाया गया था। तो ये महत्वपूर्ण आपके हो जाते हैं। ठीक है ना, आगे देखते हैं आप, अगले क्रिकेटर का नाम हम देखते हैं और अगले मोस्ट इंपोर्टेंट खिलाड़ी हैं जिनका नाम है संध्या अग्रवाल। क्या नाम है? खिलाड़ी का नाम है आपका संध्या अग्रवाल। अब संध्या अग्रवाल, सबसे पहला प्रश्न बनेगा, सबसे पहला प्रश्न ये किस खेल से संबंधित है? संध्या अग्रवाल जो है वो किस खेल से संबंधित है? तो आप उत्तर करेंगे सर क्रिकेट से संबंधित। किस खेल से संबंधित है? तो संध्या अग्रवाल जो है वो क्रिकेट की खिलाड़ी है। इनका जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म, क्योंकि पेपर में बार बार पूछ लिया गया है कि कहाँ से संबंधित है, किस जिले से, तो ध्यान रखेंगे इनका जन्म हुआ था इंदौर से। इनका जन्म हुआ था इंदौर से। सर ये महिला टीम की कप्तान नहीं है, भारतीय महिला टीम की क्या नहीं है? महिला टीम की कप्तान नहीं है। महिला टीम की क्या नहीं है? महिला टीम की कप्तान। इनके बारे में मोस्ट इंपोर्टेंट बात, इन्होंने पहला शतक किसके खिलाफ लगाया? तो पहला शतक इन्होंने लगाया था ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। किसके खिलाफ लगाया था? ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। उसके बाद हम देखेंगे, उसके बाद मोस्ट इंपोर्टेंट, सबसे इंपोर्टेंट, इसको ट्रिपल स्टार लगा के रखेंगे, ये पेपर में छपता है, बार बार छपता है, ध्यान रखेंगे। ये एकमात्र ऐसी महिला है जिन्हें भारत का खेल पुरस्कार अर्जुन अवार्ड और मध्य प्रदेश का खेल पुरस्कार विक्रम अवार्ड दोनों दिए गए हैं। सब मध्य प्रदेश का सर्वोच्च खेल पुरस्कार विक्रम अवार्ड, जो भी पढ़ा चुका हूं मैं, विक्रम अवार्ड जिसकी स्थापना 1990 में हुई थी, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा खेल पुरस्कार है, ये प्रदान किया गया है। और साथ के साथ मध्य प्रदेश भारत का सबसे बड़ा, देखिए अब भारत का ये दूसरे नंबर का है, क्योंकि अब भारत का सबसे बड़ा खेल पुरस्कार क्या है? राजीव गांधी खेल रत्न। क्या है? राजीव गांधी खेल रत्न। ये भारत का सबसे बड़ा खेल पुरस्कार हो गया। लेकिन जब इन्हें ये मिला था तो ये इन्हें अर्जुन अवार्ड और विक्रम अवार्ड, तो अर्जुन अवार्ड और विक्रम अवार्ड से सम्मानित ये महिला खिलाड़ी आपकी है मध्य प्रदेश की, जिनका नाम है आपका संध्या अग्रवाल। एक बार मैं इनको रिवाइज कराना चाहूंगा बस 2 चीजों को। देखिए हमने कहां से पढ़ा है? तो हमने पढ़ा है यहाँ से। देखिए असलम शेर खान, 4 व्यक्तियों के बारे में हमने चर्चा की क्योंकि ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। सबसे पहले हमने चर्चा की असलम शेर खान किस खेल से संबंधित है? हॉकी से। कौन सी पुस्तक लिखी? टू हेल विद हॉकी। सांसद कौन है? सांसद कहाँ से रहे हैं? तो सर बैतूल से सांसद भी रहे हैं। लतीफ अनवर हॉकी के खिलाड़ी हैं, पाकिस्तान टीम के कप्तान बने बाद में जाके। उसके बाद हमने पढ़ा मुश्ताक अली के बारे में, इनके नाम पे एक क्रिकेट ट्रॉफी भी खेली जाती है, मुश्ताक अली क्रिकेट ट्रॉफी, क्रिकेट से संबंधित है। और 1936 में विदेशी धरती पर शतक लगाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी ये हैं। किसके खिलाफ शतक लगाया गया? तो ये शतक लगाया है इंग्लैंड के खिलाफ। और लास्ट खिलाड़ी के बारे में हम चर्चा करेंगे, संध्या अग्रवाल क्रिकेट की खिलाड़ी हैं
जन्म इंदौर में हुआ, महिला टीम की कप्तान रही हैं, पहला शतक ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ लगाया और ये एकमात्र ऐसी खिलाड़ी जिन्हें अर्जुन अवार्ड और विक्रम अवार्ड दोनों दिए गए हैं। ठीक है ना। भारत का सबसे बड़ा खेल रत्न क्या है? राजीव गांधी खेल रत्न, जो 1991 से स्टार्ट हुआ। ठीक है। देखिए एक प्रश्न मैं बताना चाहूंगा, एक प्रश्न एमपीपीएससी ने पूछा था, मध्य प्रदेश के 4 पुरस्कार ऐसे दिए गए थे, विक्रम पुरस्कार, दूसरा दिया गया था एकलव्य पुरस्कार, तीसरा दिया गया था विश्वामित्र पुरस्कार, विश्वामित्र, और विश्वामित्र के बाद दिया गया था आपको प्रभाष जोशी पुरस्कार, और कहा था इन्हें क्रम से जमाइए, इन्हें क्रम से जमाइए। क्रम से जमाने का मतलब था जिसको इसकी सन याद होगी वो 1 सेकंड में क्रम से जमा देगा। तो देखिए आप सभी को पता है विक्रम अवार्ड 1990 में, एकलव्य अवार्ड 1999, विश्वामित्र 1994 में, और ये तो सबसे लास्ट 2013। तो क्रम से इन्हें जमाना था। देखिए आप पहले आप पूरा टॉपिक पढ़िए और टॉपिक पढ़ने के बाद आप उसके ऑब्जेक्टिव लगाइए। अगर कहीं पे भी कोई समस्या आती है तो आप डाउट लेके आ सकते हैं। तो आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं, आज की क्लास को यहीं पर समाप्त किया जाता है। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करते हैं आपको चीज़ें समझ आई।